हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अरस्तू के बारे में, अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार के बारे में जानेंगे। अरस्तू से संबंधित 2 क्लास हो चुका है, जिसमें कि पहले दिन हम लोग अरस्तू के जीवन परिचय को पढ़े और फिर अरस्तू के अध्ययन पद्धति, फिर दूसरे क्लास में हम लोग अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार को पढ़े या दास्ता संबंधी सिद्धांत और नागरिकता संबंधी सिद्धांत को पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अरस्तू के द्वारा जो संविधानों के वर्गीकरण संबंधी जो विचार या सिद्धांत दिया है, इसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण संबंधी विचार में पहला जो है, अरस्तू पॉलिटिक्स के भाग 4 में संविधान व संविधानों के वर्गीकरण की चर्चा करता है। अरस्तू के जो भाग है, कई भाग में जो है बांटा गया है, जिसमें कि चौथा भाग में है संविधान और संविधानों के वर्गीकरण के बारे में। दूसरा है कि अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य व उसके अंगों का संगठन है, जिसमें उसके शक्ति संबंधों को परिभाषित किया जाता रहा है। तीसरा है, अरस्तू के अनुसार संविधान से हमें शासन के स्वरूप, जनता व सरकार के संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह भी पता चलता है कि अंतिम शक्ति किसमें निहित होता है। ये जो है अरस्तू के वर्गीकरण संबंधी विचार के अंतर्गत आता है। अगला है कि अरस्तू जो है प्लेटो की स्टेटमेंट पुस्तक से प्रभावित होकर संविधानों का वर्गीकरण करता है। ये स्टेटमेंट जो है ये प्लेटो का जो है ये प्रसिद्ध बुक्स है, ठीक है। लेकिन प्लेटो ने भी अरस्तू की भांति ही संविधानों का वर्गीकरण किया है, परंतु प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण का ही माना जाता है। प्रथम वैज्ञानिक जो है ये अरस्तू के बारे में ही कहा जाता है। यहाँ पे लिखने के लिए जो है भूल गए हैं, ये यहाँ पर जो है अरस्तू है कि प्रथम वैज्ञानिक जो है अरस्तू को ही वर्गीकरण का माना जाता है। अब आइए जानते हैं जो अरस्तू ने वर्गीकरण किया है, कैसे किया है। पहला जो है ये संख्या के आधार पर किया है, ठीक है। संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया है। दूसरा सामान्य हित यानी जनरल विल, और तीसरा जो है स्वहित। अब संख्या के बारे में कैसे इन्हें जो है वर्गीकरण किया है, सामान्य हित के बारे में कैसे किया है और स्वहित के बारे में कैसे किया है, इसे हम जानते हैं। पहला जो है इसमें एक संख्या एक में एक रखता है, तो एक जो रहता है संख्या के आधार पर, तो जो सामान्य हित होता है, सामान्य हित में इसे राजतंत्र कहा गया है, क्योंकि राजा तो एक ही होता है ना। तो जहाँ संख्या एक है तो वहाँ पे राजतंत्र है। और स्वहित में निरंकुश तंत्र मीन्स जो मनमानी करता, जैसे कि ले लीजिए हिटलर ले लीजिए, मुसोलिनी ले लीजिए, तो ये सब का शासन जो है, तंत्र जो है निरंकुश तंत्र कहा जाता है। और संख्या के आधार पर जहाँ कुछ लोगों जो है मिलके शासन करता है, वैसे कुलीन तंत्र कहते हैं। कुलीन तंत्र में आ गया जैसे कि बड़े बड़े पूंजीपति लोग आ जाते हैं सामान्य हित में, वो जो है कुछ लोग ही होते हैं जो कि शासन सत्ता में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भी भाग लेता है। और स्वहित में ये वर्गतंत्र आ जाता है, ठीक है। ये क्लास जो है क्लासिकल सिस्टम, ये जो है स्वहित में आ जाता है। और जहाँ पे संख्या अनेक है, ठीक है, जहाँ पे संख्या ज़्यादा है, वहाँ जो है फिर सामान्य हित में लोकतंत्र आ जाता है और स्वहित में लोकतंत्र या भीड़ तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो अरस्तू जो है संख्या व हित के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करते हैं, संख्या और हित के आधार पर। छठा जो है इसका कि अरस्तू अपने संविधानों के वर्गीकरण के लिए कई विशेषता भी बताता है, ठीक है।
कई विशेषता बताते हैं, जिसमें कि पहला है संख्या व हित पर आधारित। दूसरा, इनमें से 3 तो संविधान के श्रेष्ठ रूप, जैसे कि राजतंत्र हो गया, कुलीन तंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, इसे श्रेष्ठ रूप माना है। और 3 विकृत रूप माना है अरस्तु ने, जैसे वर्गतंत्र, निरंकुश तंत्र और लोकतंत्र को भी जो है अरस्तु ने दोनों में माना है। इसे जो है श्रेष्ठ रूप में भी कहा है और निकृष्ट यानी विकृत रूप में भी कहा है। अर्थात अरस्तु जो है लोकतंत्र को विकृत रूप ही मानते हैं। अगला है कि अरस्तु के अनुसार संविधानों में चक्रीय परिवर्तन पाया जाता है। चक्रीय रिसाइकल यानी कि जो अभी है, फिर वो शासन दूसरे नंबर पर गया, फिर वो तीसरे नंबर पर, फिर चौथे पर, फिर 5वें पर, फिर चौथा पर आया, फिर तीसरा पर आया, दूसरा पर आया और फिर पहला पर आ गया। यानी कि इसे रिसाइकल चेंज जो है, ये चीज़ जो है अरस्तु ने पाया संविधान में। मतलब कि जो कंक्लूजन जो निकाला अरस्तु ने, तो क्या देखा, क्या इनका जो विचार निकल के आया कि जो संविधान है वो सर्कुलेट जो है करता है। अरस्तु के जो है संविधानों के वर्गीकरण की भी जो है कुछ आलोचनाएं हुई है। अब कहेंगे कि अरस्तु के बारे में ऐसे कौन सी आलोचना हो सकती है? तो अरे भाई, अरस्तु ही क्या है, यहाँ तो महात्मा गांधी का भी आलोचना हुआ है, तब तो उसे गोली से मारा गया। तो आलोचना जो है होता है। अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण की आलोचना जो हुआ है, तो यह जो है सरकारों का वर्गीकरण है, ना कि संविधानों का वर्गीकरण है। अरस्तु का जो वर्गीकरण है, कहा जाता है कि ये सरकार का वर्गीकरण है, ना कि संविधान का। संविधान का वर्गीकरण तो लिखित, अलिखित, संघात्मक, एकात्मक, इन सारे आधारों पर किया जाता है। जैसे कि आलोचना में है, पहला संख्या व हित पर आधारित है। दूसरा, लोकतंत्र को निकृष्ट शासन प्रणाली बताता है, जैसे यहाँ पर विकृत शासन प्रणाली माना है। अगला है कि चक्रीय परिवर्तन भी वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं है। जो अरस्तु ने कहा था कि संविधान का जो वर्गीकरण है, संविधान, अनेक संविधानों को जो पढ़ा तो उनके विचार में यही निकल के आया कि संविधान जो है वो चक्रीय परिवर्तन होते रहता है, चक्रीय रूप से परिवर्तन होता है। तो इसका भी जो है स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है, ये आलोचक का कहना है। तो ये आलोचना होने के बावजूद आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अरस्तु का जो संविधान संबंधी जो विचार है वो बिल्कुल निकृष्ट है, बिल्कुल अनयूजेबल है, यानी कि अनुपयोगी है, उपयोग में नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके महत्व में हम बता सकते हैं, ठीक है, कि अरस्तु जो है संविधानों के वर्गीकरण का प्रयास किया, उसके बाद ही अनेक वर्गीकरण सामने आए। महत्व है कि जब अरस्तु जब संविधानों का वर्गीकरण कर दिया, उसके बाद जो है अनेक वर्गीकरण सामने आए। आज भी विभिन्न शासन प्रणालियों, जैसे कि दबाव समूह के प्रभाव का जो है अध्ययन करने के लिए अरस्तु के चक्रीय परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो वर्गीकरण संबंधी जो विचार है वो आज भी प्रासंगिक है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, आज भी जो है प्रासंगिक है, यानी उपयोग में है। अब आइए हम जानते हैं अरस्तु की दूसरे संबंधी विचार, यानी कि अरस्तु के राज्य की उत्पत्ति व आदर्श राज्य संबंधी विचार को जानेंगे कि अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति और आदर्श राज्य के संबंध में क्या कुछ कहा है। अरस्तु पॉलिटिक्स के भाग 1 में राज्य की प्रकृति पर चर्चा करता है और राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है। समझ गए? अरस्तु के अनुसार अपनी प्रकृति से सामाजिक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु का कहना है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सबसे पहले विवाह नामक संस्था से परिवार की स्थापना की। जब परिवार से व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी तो उसने कई परिवारों को मिलाकर गांव नामक संस्था की स्थापना किया था।
ठीक है। और जब गांव भी व्यक्ति की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकी तो उसने कई गांवों को मिलाकर नगर राज्य की स्थापना किया है। नगर राज्य की, नगर राज्य में मनुष्यों की समस्त बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ठीक है। अरस्तु के कई कार्य और भी बताया गया है। ठीक है, जिसमें कि पहला है मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरा है मनुष्यों के अंदर सद्गुण उत्पन्न करना। अरस्तु इसे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानता है। इसी संदर्भ में अरस्तु का कथन है कि राज्य की उत्पत्ति सुरक्षा के लिए हुई है, सद्जीवन के लिए ही बना है। ये जो है अरस्तु के बारे में कहा गया है। अरस्तु जो है राज्य के सामान्य विशेषताएं भी बताए हैं। अरस्तु कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है बताए हैं। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि अरस्तु के अनुसार राज्य की सामान्य विशेषता क्या है, जिसमें कि पहला है राज्य के सावयवी सिद्धांत का समर्थन करता है। राज्य को शरीर और व्यक्ति को उसका अंग मात्र मानता है। राज्य को शरीर मानता है और व्यक्ति को उसका अंग यानी राज्य का अंग मानता है। ठीक है। दूसरा है कि राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य क्या है? एक आत्मनिर्भर संस्था है, संगठन है, क्योंकि राज्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तीसरा जो है राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानता है, क्योंकि राज्य अन्य समुदायों का नियमन कर सकता है। चौथा जो है राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, क्योंकि राज्य का विकास मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति के फलस्वरूप होता है। पांचवा जो विशेषता है अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति के पूर्व का संगठन है। छठा है ऐतिहासिक दृष्टि से तो व्यक्ति पहले है, राज्य नहीं। अगला है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य पहले है, महत्व की दृष्टि से राज्य पहले है। ये जो है छठे पॉइंट में बताए हैं। अरस्तु के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टि से तो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है या नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, क्योंकि मनुष्य के मनोविज्ञान से पहले बड़ी जो है चीज आती है, बाद में छोटी चीज आती है। इस संदर्भ में मनुष्य के निम्न कथन भी है, जिसमें पहला है पहले वृत्त की संरचना आती है, फिर अर्धवृत्त की आती है। दूसरा है छोटे अक्षरों की तुलना बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं। तीसरा है महत्व की दृष्टि से भी देखें तो राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ठीक है, ये अरस्तु का राज्य संबंधी विचार है। आगे हम पढ़ेंगे अरस्तु के आदर्श राज्य संबंधी विचार। अरस्तु ने आदर्श राज्य संबंधी क्या कुछ कहा है कि अरस्तु पॉलिटिक्स के भाग 4 में संविधानों के वर्गीकरण करता है, संवैधानिक तंत्र को आदर्श राज्य बनाता है। अरस्तु राज्य के कई विशेषताएं भी बताता है, जैसा कि हम लोग ऊपर पढ़े हैं। और फिर अरस्तु का आदर्श राज्य के बारे में भी कहा गया है कि यह पॉलिटिक्स के भाग 4 में ही है, जहाँ पर कि संविधानों का वर्गीकरण करता है और संवैधानिक तंत्र को आदर्श राज्य मानता है। इसकी भी कई विशेषताएं बताया गया है। हम पॉइंट्स के रूप में बता देते हैं, आप लोग यहाँ से लिखेंगे भी और समझ भी लेंगे। जैसे कि पहला है कि विधि पर आधारित शासन। ये अरस्तु का कहना है कि अरस्तु अपने आदर्श राज्य में विधि पर आधारित शासन बतलाता है, यानी कि कानून का राज्य बतलाता है, और कहता है कि कोई भी शासक कितना भी जैतिक हो जाए, भाई भतीजावाद और फिर तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता है, लेकिन विधियां उसके साथ समान व्यवहार करती है, यानी कि कानून जो है उसके साथ समान व्यवहार करती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मध्यम वर्ग का शासन। ठीक है, अरस्तु पॉलिटिक्स में मध्यम वर्ग को शासन की बागडोर सौंपता है, क्योंकि अरस्तु के अनुसार उच्च वर्ग में विलासिता की प्रवृत्ति पाई जाती है और निम्न वर्ग अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि मध्यम वर्ग में सद्गुण व नैतिकता पर बल दिया जाता है। अरस्तु यह भी कहता है
कि उच्च वर्ग व निम्न वर्ग कभी एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग पर दोनों विश्वास कर लेते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, मिश्रित शासन प्रणाली। अरस्तू के अनुसार पॉलिटिक्स में कुलीन तंत्र की शालीनता व लोकतंत्र की संख्या दोनों को अपनाया गया है, इसीलिए इसे मिश्रित शासन की संज्ञा दी जाती है। चौथा जो पॉइंट है कि राज्य में 6 वर्गों की चर्चा किया गया है, जिसमें कि पहला है और कृषक व शिल्पी व संपत्तिशील उत्पादन वर्ग का प्रतिनिधित्व। दूसरा दो है योद्धा, जैसे कि सैनिक वर्ग का प्रतिनिधि कहते हैं। यो है पादरी व न्यायिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं ये सब, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो है मध्यम वर्ग, मध्यम जनसंख्या का समर्थन करता है, ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अरस्तू के अनुसार जनसंख्या ना तो अधिक होना चाहिए और ना ही कम। अरस्तू का कथन है जनसंख्या 10 होगी और ना 1 लाख। अगला है भूमि भी होना चाहिए, क्योंकि भूमि उपजाऊ हो, प्राकृतिक सीमाओं में घिरी हुई हो, यानी कि जंगल हो, पहाड़ हो, पानी हो, ये सब की व्यवस्था हो। संपत्ति की भी बात करता है, भूमि संपत्ति व्यक्तिक हो सकती है लेकिन उपभोग सीमित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। आठवां है अरस्तू 21 वर्षीय मध्यम शिक्षा पद्धति का समर्थन करता है। तो इस प्रकार अरस्तू अपने आदर्श राज्य पॉलिटिक्स में जो है मध्यम वर्ग को जो है अपनाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि क्रांति संबंधी विचार अरस्तू ने क्या कहा था। क्रांति संबंधी विचार में संविधान, जैसे कि संविधान व सरकार में परिवर्तन ही क्रांति है। संविधान में और सरकार में क्रांति आ जाए, परिवर्तन आ जाए, वही तो क्रांति है। क्रांति का कारण क्या है? पहला है सामान्यकरण की असमानता और अन्याय के विरुद्ध। दूसरा है विशेषकरण, जैसे लोभ पर आधारित, भय पर आधारित, घृणा पर आधारित, उच्च पदों पर विदेशियों की नियुक्ति, छोटी मोटी घटनाओं की अवहेलना, संविधानों की अवहेलना, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ये आ जाता है विशेष व्यवस्था में विशेष कारण, ठीक है। विशेष व्यवस्था में विशेष कारण। राजतंत्र, पहला आता है राजतंत्र, विशिष्ट व्यक्तियों का अपमान व राजकुल में कलह। दूसरा है निरंकुश तंत्र, अत्यधिक अत्याचार। तीसरा है कुलीन तंत्र, यानी अमीरों की उपेक्षा। चौथा है वर्ग तंत्र, निम्न वर्ग का शोषण। पांचवा है संवैधानिक तंत्र, विधि की उपेक्षा। छठा है लोकतंत्र। तो ये सारे जो है लोकतंत्र में क्रमवार होता है। अरस्तू पॉलिटिक्स के छठे और सातवें भाग में क्रमशः क्रांति के कारण और उपायों की चर्चा करता है, ठीक है। अरस्तू क्रांति का बहुत ही संकीर्ण अर्थ बताता है। संविधान व सरकार में परिवर्तन ही क्रांति है। अरस्तू के 3 प्रकार के कारणों की चर्चा करता है, सामान्य कारण, विशेष कारण और विशेष व्यवस्थाओं में ये, जिसमें कि पहला है ये जो अरस्तू की क्रांति के कारणों से अधिक क्रांति को दूर करने के उपायों के बारे में सोचता है। जो अरस्तू की जो ये क्रांति है तो इसे दूर करने का उपाय भी बताता है। अरस्तू का कहना है कि अस्थिर रोग से राज्य का विकास रुक जाता है, स्थिरता से राज्य का विकास होता है। इसमें कि सामान्य उपाय है, सामान्य कारण व सामान्य विशेष कारण का हम यदि विपरीत कर दें तो अरस्तू की क्रांति को रोकने का सामान्य उपाय हो जाता है। विशेष कारण में है कि यदि हमें विशेष व्यवस्था में विशेष कारणों को विपरीत कर दें तो अरस्तू की क्रांति रोकने के विशेष उपाय भी हो सकता है। तो ये रहा सारा कुछ। धन्यवाद।